वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर्स। औरंगज़ेब जो था वो मुग़ल रूलर का सबसे लास्ट और पावरफुल व्यक्ति था। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उसने अपना कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अपने टेरिटरी पे जमा लिया था। दैट इज़ नोन एज इंडिया। और उसी टेरिटरी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, यानी औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 यानी 1707 में। मैनी मुग़ल गवर्नर्स, सूबादार्स एंड बिग ज़मींदार्स बिगन असर्टिंग। तो बहुत सारे मुग़ल गवर्नर, जिनको हम लोग सूबादार कहते हैं, और बहुत सारे ज़मींदार जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। देयर अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, और वो अपना धार्मिक किंगडम बनाने लगे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसी को देखते देखते बहुत सारे रीजनल किंगडम, धार्मिक किंगडम जो हैं बहुत सारे डेवलप हुए इंडिया के अंदर। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली जो है अब इफेक्टिव सेंटर की तरह फंक्शन नहीं कर रहा था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, हाउएवर ए न्यू पावर वॉज इमर्जिंग। बहुत सारी नई पावरें इमर्ज हो रही थी, मतलब सामने आ रहे थे। ऑन द पॉलिटिकल होराइजन द ब्रिटिश कहाँ के होते हैं? ब्रिटिश जो हैं वो इंग्लैंड के होते हैं। ब्रिटिश, डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। किसकी ट्रेडिंग करने के लिए? कॉटन की, सिल्क की, और जितने भी आपके जो मसाले होते हैं उनकी। तो इस चीज़ की ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। उनका पर्पस था सिर्फ ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग कंपनी उन्होंने आके इंडिया में इस्टेब्लिश्ड की एंड वर रिलेवेंट टू द ऑफ वास्ट एम्पायर। और उन्होंने इतना बड़ा वास्ट एम्पायर कैसे बनाया। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे ये पॉसिबल हुआ। फिगर 1, बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हैंडसन। बहादुर शाह जफ़र और उसके जो जितने भी बेटे थे वो कैप्टन हेडसन, यानी ये ब्रिटिशर्स है, उसके द्वारा अरेस्ट किए जा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? आफ्टर औरंगज़ेब देयर वॉज नो पावरफुल मुग़ल रूलर। औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद, मतलब उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1707 में। यहाँ ऊपर लिखा हुआ 1707 के बाद कोई भी पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं आ पाया। बट मुग़ल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बायोटिकली इम्पॉर्टेंट। पर मुग़ल एम्परर भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। इन फैक्ट व्हेन ए मैसिव रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857 में बहादुर शाह जफ़र, द मुग़ल एम्परर एट दैट टाइम। बहादुर शाह जफ़र जो था वो मुग़ल एम्परर था उस ज़माने का। वॉज सीन एज नेचुरल लीडर। वो नेचुरल लीडर की तरह दिख रहा था। वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफ़र वॉज फोर्स टू लीव किंगडम। जब बहुत सारे ब्रिटिशर्स आ गए तो उसके बाद जो है बहादुर शाह जफ़र को फोर्स किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि जो है आप अपना किंगडम छोड़ दो। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। उसके जो बेटे थे उनको मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट में आई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आपके इंग्लैंड से। और किस लिए आई थी? मसाले के लिए। मसाले के लिए क्यों आई थी? क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारे मंथ्स में, मेजॉरिटी ऑफ मंथ्स में क्या होती है? ठंडी होती है। तो मसाले से उनको क्या मिलता है? गर्मी मिलती है। तो इसी वजह से जो है वो इंडिया में आए थे। और इंडिया में सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे आए? वो इंडिया में वेस्ट बंगाल पे अपना वो जमाया उन लोगों ने। तो वेस्ट बंगाल कहाँ है?
वेस्ट बंगाल, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर इंडिया के मैप में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल जो है ईस्ट में आता है, तो इसी वजह से लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। इन 1600 की बात है, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर ए चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने एलिजाबेथ वन के साथ, क्वीन एलिजाबेथ वन के साथ चार्टर रखा, यानी बातचीत की। अभी आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि एलिजाबेथ टू का 2022 में, मतलब अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही इनका डेथ हुआ। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू द ट्रेड विथ द ईस्ट। इन्होंने अपनी राइट लिया, मतलब इन्होंने अपने सोल राइट लिया, मतलब बेचने का राइट लिया। इंडिया में हम लोग सामान बेचेंगे और ट्रेडिंग करेंगे विद द ईस्ट। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंग्लैंड की, मतलब कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं करेगा। With this charter, the company could venture across the ocean, looking for new lands for which it could buy goods. तो इसी के चलते चलते जो कंपनी है उन्होंने गुड्स बाई करना शुरू किया एट चीप प्राइस, मतलब सस्ते दामों में इंडिया से ख़रीदते थे, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस। हाँ, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सस्ते दाम में हम लोग से गुड्स ख़रीदते थे और यूरोप में उसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो वो प्राइस ज़्यादा बढ़ा देते थे। तो इस वजह से टोटल फ़ायदा इनका होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको कोई भी कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटिटर से डर नहीं लगता था, क्योंकि इस पर ट्रेडिंग राइट थे। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी, मर्सेंटाइल का मतलब यहाँ पे दिया गया है मर्सेंटाइल मतलब ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, प्राइमरीली थ्रू ट्रेड के द्वारा, गुड्स खरीदने के द्वारा, मतलब जो गुड्स हैं उसको सस्ते में खरीदते थे और हायर प्राइस पे बेचें, तो इसमें मर्सेंटाइल मतलब ये होता है। तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, मतलब कंपटीशन को हटा देते, तो कंपटीटर ही नहीं रहेगा तो कंपटीशन कैसे रहेगा, एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, जो पहली इंग्लिश शिप थी, मतलब जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान गया था, जो पहली शिप थी वो सेल हुई वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से सेल हुई, राउंड द केप ऑफ गुड होप गई एंड क्रॉस्ड द इंडियन ओशन को क्रॉस की। द पोर्तुगीज़ आपको पोर्तुगीज़ तो मतलब पता ही होगा, क्योंकि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो पोर्तुगाल के रहने वाले, तो पोर्तुगाल के रहने वालों को पोर्तुगीज़ कहते हैं। हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। इन्होंने पहले ही जो है मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे अपना ये कब्ज़ा बना के रखा था ऑफ इंडिया में, एंड हैड देयर बेस इन गोवा। इनका बेस जो था कहाँ था, गोवा में। इनफैक्ट इट वाज वास्को ड गामा जो था इंडिया का फाउंडर, जिसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था, एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर, वो भी पोर्तुगीज़ था, हु डिस्कवर्ड दिस सी रूट ऑफ इंडिया इन 1498। सी रूट कब डिस्कवर किया था, 1498 में। और ये पोर्तुगीज़ का सेंटर कहाँ था, बेस कहाँ था, गोवा में। और किसने डिस्कवर किया था सी रूट, वास्को ड गामा ने।
बाय द अर्ली 17th सेंचुरी। कब की बात है? 17th सेंचुरी जैसे ही आया उसकी बात है। द डच भी पहले ही से ही इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। ट्रेड इन इंडियन ओशन में ट्रेड कर रहे थे। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। फिर से फ्रेंच ट्रेडर्स आ गए। अब दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि सब जितने भी ब्रिटिशर्स थे, सब ये पोर्तुगीज़ थे, सबको सेम सामान चाहिए था, सेम थिंग। हाँ, मतलब जैसे कॉटन ये सब सेम सामान चाहिए था, तो इसकी वजह से दिक्कत आने लगा। तो इस अभी देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या हुई, ये पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। सब कंपनी को एक ही चीज़ चाहिए थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन की मतलब कॉटन चाहिए था और सिल्क चाहिए था, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है। हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। सबसे बड़ा मार्केट कहाँ, मतलब द फाइन क्वालिटी सबसे बड़ा मार्केट कहाँ था? यूरोप में। तो मतलब ये क्या क्या लेके जाते थे? पेपर लेके जाते थे। मसाले के अंदर ये आ गया क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कहाँ पे? यूरोप में। कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनी इनविटेबिलिटी पुश्ड अप। मतलब यूरोपियन कंपनी का वो जो कंपटीशन था धीरे धीरे बढ़ता गया। पुश्ड अप द प्राइस एट विच दीज गुड्स बी परचेज एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स। जो इसी की वजह से इन लोगों का जो जितना भी प्रॉफिट आता था वो रिड्यूस हो गया। दैट कुड बी अर्न। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लॉरिश बाई एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स का मतलब क्या हो गया? ये लोग अपने शिप लेके जाते थे। हाँ, शिप लेके जाते थे, फिर यहाँ से कोई दूसरी शिप आ रही है, हाँ कोई दूसरी कंपनी की शिप आ रही है, तो ये लोग क्या करते थे? दूसरे की शिप को डिस्ट्रॉय करते थे, जिसकी वजह से दूसरे की जो शिप थी वो सिंक हो जाती थी, पानी के अंदर जो है डूब जाती थी। तो इसी वजह से लिखा गया एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स बिफोर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू fires battles between the trading companies through the 17th and the 18th century। 17th और 18th सेंचुरी में दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे की शिप को गिरा रहा है, दूसरा तीसरे की, मतलब ऐसे मतलब लड़ाई चलती रहे। रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप मतलब सबकी शिप्स को गिरा दे रहे थे लोग। ब्लॉकेडेड रूट्स मतलब कोई शिप यहाँ से जा रही है, हाँ ये दूसरी कंपनी की शिप जा रही, तो इसका जो रूट था इसको ब्लॉक कर दे रहे थे सब। तो इस वजह से इन लोग का मतलब दूसरे का प्रॉफिट ना हो, इस वजह से। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो इस वजह से ये लिखा है कि एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग सप्लाईज ऑफ गुड्स, मतलब इसी की वजह से जो इनका गुड्स था वो नहीं जा पा रहा था। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन एक टर्म है, मतलब इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा फोर्ट बनाना, फोर्ट मेकिंग इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा फोर्ट बना दे रहे थे जहाँ से इनका सी रूट था। मान लीजिए शिप है तो चारों तरफ जब फोर्ट ही बना देंगे, यहाँ पे भी फोर्ट, यहाँ पे भी फोर्ट, यहाँ पे भी फोर्ट, हाँ तो चारों तरफ जब फोर्ट बना देंगे तो कोई कंपटीटर नहीं रहेगा। कंपटीटर नहीं रहेगा तो ये लोग आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। तो इस वजह से ये लोग फोर्ट बना देते थे, और जो फोर्ट बनाने की टर्म है उसको क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। तो इनको मतलब लोकल रूलर से मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, लड़ाई झगड़ा ये सब। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो जो कंपनी थी उसने मतलब वो डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको, मतलब वो समझ नहीं पा रही थी कि मतलब ट्रेड और पॉलिटिक्स, ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, उन लोगों को सेपरेट करने में दिक्कत हो रहा था कि ट्रेड और पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ हैपेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई? बंगाल में। द इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप The English factory was set up on the banks of the river Hooghly। हुगली रिवर बंगाल में है, उसके
बैंक पे मतलब किनारे पे 1651 में इंग्लिश फैक्ट्री जो है सेटअप हुई। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। This was the base from which the company traders known at that time as factors operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored. यहाँ पे फैक्ट्री का डेफिनेशन आ गई। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, नहीं, फैक्ट्री के पास जो था वेयर हाउस था जहाँ पे गुड को एक्सपोर्ट और स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स हैड। वहाँ पे मतलब वेयर हाउस मतलब जो इन लोगों का फैक्ट्री था उसके अंदर वेयर हाउस था। ये मतलब जैसे ये फैक्ट्री है, 2 सेकंड, ये इन लोग की फैक्ट्री है, ये पूरे फैक्ट्री का एरिया है। इसके अंदर ये वेयर हाउस भी था और ये ऑफिसेज भी था। तो वेयर हाउस में ये लोग अपना गुड्स स्टोर करके रखते थे, गुड्स स्टोर। और ये जो इनका ये ऑफिसेज था इसमें कौन इसमें जो है ऑफिशियल बैठते थे, ऑफिशियल बैठते थे। हाँ, द कंपनी ऑफिशियल्स वर कंपनी ऑफिशियल सेड एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो मर्चेंट्स थे मतलब काम करने वाले, और ये जो ट्रेडर जो थे उनको जो है फैक्ट्री के पास ही सेटलमेंट कर दिया गया ताकि उन लोग को मतलब कम्युनिकेशन करने में देर ना हो। बाय 1696 की बात है, इट बिगैन बिल्डिंग फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। जहाँ पे इन लोग का सेटलमेंट था, ये मतलब जितना ये सेटलमेंट है इसके आसपास ये लोग फोर्ट बनाने लगे थे जहाँ पे ब्रिटिश वर्कर रहते थे, ब्रिटिश ट्रेडर रहते थे। वहाँ पे इन लोग का जो सेटलमेंट था उसके मतलब आसपास जो है फोर्टिफिकेशन करने लगे थे, फोर्ट बनाने लगे थे। 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी ज़मींदारी राइट्स। तो इन लोगों ने कहा, मुगल ऑफिशियल्स को कहा इन लोग को ज़मींदारी राइट्स दे दी जाए। ज़मींदारी राइट्स मतलब क्या होता है, जो आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू या जो आपका टैक्स होता है, टैक्स वो सब आता है आपका ज़मींदारी राइट्स में। तो इन लोग को ये मतलब कह रहे थे कि ज़मींदारी राइट्स इन लोग को मतलब चाहिए था। ओवर 3 विलेजेस मतलब 3 विलेजेस का टैक्स यही लोग कलेक्ट करेंगे। 3 विलेज का विलेज इन ये बंगाल मीन्स इन कोलकाता। तो 3 विलेज का जो ये टैक्स था ये ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए इन लोग को ज़मींदारी राइट चाहिए थी। तो इन लोगों ने मुग़ल ऑफिशियल से मतलब रिक्वेस्ट की राइट्स ओवर 3 विलेजेस। वन ऑफ दिस वाज कालीकाटा, जिसको अभी कालीकाता जो है ना, कालीकाता इसका नाम हो गया था कोलकाता। मतलब पहले तो इसका नाम था कालीकाता, फिर उसके बाद हुआ कलकत्ता, फिर उसके बाद नाम हुआ कैलकटा, मतलब अभी हम लोग कहते हैं ना कैलकटा, तो वो नाम हुआ। तो बहुत मतलब कालीकाता जो है ये भी वेस्ट बंगाल में, जिसका पहले नाम क्या कलकत्ता। which later grew into the city of Calcutta। हाँ, तो इसका नाम जो है बाद में क्या हो गया, कैलकटा या कोलकाता। हाँ, तो इसका बाद में नाम चल के हो गया कलकत्ता या कोलकाता। एज इट नोन टुडे इट ऑल्सो persuaded मुगल एम्परर औरंगज़ेब टू इशू ए फरमान। तो इन लोगों ने क्या कहा कि औरंगज़ेब को कहा कि आप एक फरमान जारी करिए। फरमान मतलब सबको मतलब बताइए, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब कंपनी को जो है राइट टू ट्रेड मिल जाए, इस वजह से एक फरमान जारी करिए। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। फरमान मतलब ये होता है ए रॉयल एडिक्ट, ए रॉयल ऑर्डर। रॉयल ऑर्डर यानी जो रूलर के द्वारा लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रॉयल ऑर्डर।
तो फरमान जो है ये रॉयल ऑर्डर होता है। औरंगजेब्स फरमान्स फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो जो औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया उसमें सिर्फ इतना ही लिखा कि जो है कंपनी को राइट टू ट्रेड की मतलब राइट टू ट्रेड मिल गया है। बट ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड जो कंपनी के जो मतलब कैरी कर रहे थे मतलब ट्रेड कर रहे थे ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे जो साइड में वो वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, तो उन लोग को पैसा देना पड़ेगा। दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो इसकी वजह से टैक्स का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फॉर बंगाल हाउ कुड नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो जो मुर्शीद कुली खान थे उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे यहाँ से हाउ ट्रेड लेड टू बेटर।